हेलो एवरीवन। तो बिहार शिक्षक भर्ती का ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। इसमें हम लोग देखेंगे टोटल 80 क्वेश्चन जो कि आपके पूरे जीके जीएस से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। मतलब सीधा सीधा मैथ और रीजनिंग को छोड़ दो तो बाकी सारे आपके टोटल 80 क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अच्छा, अदर जो आपके प्रैक्टिस सेट 14 मैंने कराया है देख लीजिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिंक आ रही होगी, सब एकदम सीक्वेंस में मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया, आप देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा ये 80 क्वेश्चंस में से अगर आप सारे प्रैक्टिस सेट देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखो साइंस से दिया हुआ है, कह रहा है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी आपसे पूछ रहा है प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो मुझे जहां तक पता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका आंवला होता है। तो आंवला और किसी में तो दिख नहीं रहा है, तो मैं पक्का है किस ऑप्शन 1 के साथ चला जाऊंगा। और भी समझ लेते हैं कि विटामिन सी और कहां कहां पाया जाता है और किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो नींबू में पाया जाता है, कीवी में भी पाया जाता है, और आप कह सकते हो कि आंवला में तो पाया ही जाएगा, मैंने बता ही दिया। अंगूर में भी आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है ना। तो खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में कह सकते हो थोड़ा बहुत पाया जाता है। टमाटर में भी आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें ध्यान में रखिएगा, विटामिन सी। अच्छा, किसमें विटामिन, दूध में ऐसा कौन सा विटामिन जो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर यही होगा कि दूध में आपका विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन बनता है तो भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभिकथन और कारण दिया हुआ है उसको पढ़ना है। कह रहा है हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि हम वैक्सीन लगाकर इन सब बीमारियों से बच सकते हैं, हैजा वगैरह से, ठीक है। अगला ऑप्शन, रीजन इसका क्या दिया है, पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन टीका है। बिल्कुल सही है कि मतलब एक तरीके का वैक्सीन ही है जो हम लोग पोलियो ड्रॉप में बच्चों को देते हैं। तो ये दोनों बात तो सही है, तो या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो 2, मतलब 1 सही होगा या 2। बट हाँ देखिए, ये आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। वहां पर आपको बताया गया है कि बैक्टीरिया से रिलेटेड और यहाँ पर बताया गया है कि पोलियो से रिलेटेड, तो खास कुछ यहाँ पर दोनों में लिंक नहीं दिख रहा है। तो मैं किस ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा कि आर और ए दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। तो भूलिएगा नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन काल में कौन यात्री, मतलब कौन चीनी यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आए थे। तो कौन था भाई जो पढ़ने और पढ़ाने आया था। तो ये था आपका चीनी यात्री वेनसांग आया था, है ना, वेनसांग आया था। अब जो भी था प्राचीन काल में वेनसांग नामक चीनी यात्री आया था जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने आया था। ये किसके पूछा जाता है, किसके शासन काल में आया था। तो हा से हर्षवर्धन और हा से वेनसांग, भूलना नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कभी नहीं मत भूलिएगा, ठीक है। और एक और आया था, अच्छा, वेनसांग को और वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा, मतलब वेनसांग ने हर्षवर्धन को क्या बोला था, शिलादित्य बोला था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1-2 बार, ठीक है ना। ओके, हंस और वेनसांग को अन्य नाम युवान, चांग, सांक मुनि, यात्रियों का राजकुमार, इन सब नामों से भी जाना जाता था, ठीक है ना। तो वेनसांग से रिलेटेड मैंने आपको इतनी बातें बता दिया, ठीक है। 43, तो यहाँ पर आएगा आपका 44 देखो कहाँ पर है, ये रहा आपका 44, ठीक है। तो देखो यही है ना, वेनसांग सही हो जाएगा। वेनसांग आपका एक आपका कह सकते हो चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। अच्छा चलो कमेंट करके बताना फाहियान जो था वो किसके मतलब शासन काल में आया था, है ना, भारत। देखते हैं कौन बताता है, इंपॉर्टेंट है भाई। 44 देखो, खरीफ की फसल किस मौसम में लगाई जाती है ये पूछा जा रहा है। तो खरीफ की फसल आपकी धान, मक्का, धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंगफली, यही सब है। तो धान वगैरह कब बोया जाता है, सबको अच्छे से पता होगा, बरसात में ही ज़्यादातर बोया जाता है। तो बरसात आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं भाई, इसकी फसल भी मैंने बता ही दिया। धान, बस सुन लीजिए, धान, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है, ठीक। चलो नेक्स्ट 45, मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो की स्पीड को 2x पर कर लीजिए और आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ तो थोड़ा सा भाई समय लग सकता है। अभी देखो 45 आपके कूट वाले हैं, तो कूट वाले तो ध्यान से करना पड़ता है। तो देखो क्या कह रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। तो जैविक खाद जो होती है उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। कुछ हद तक तो बात सही लग रहा है मुझे। पहला क्या कह रहा है, जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधारा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है ना। और जैविक खाद से
मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जैविक खाद से मिट्टी सख्त हो जाती है, ये भी नहीं होगा भाई जैविक खाद से। और अगला क्या कह रहा है, जैविक खाद से, एक मिनट, जैविक खाद, अच्छा ये एक मिनट रुक जाइएगा, जैविक खाद से मिट्टी जल धारण क्षमता में ह्रास आ जाती, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन, अच्छा दो ऑप्शन सही है, तो मुझे थोड़ा एक बार फिर से देखना पड़ेगा। पहला तो एकदम कंफर्म सही है कि मिट्टी का गठन सुधार हो सकता है, बात तो एकदम सही है। और दूसरा अगर मैं पढ़ूं तो क्या कह रहा है, जैविक खाद से मित्र, हाँ ये भी हो सकता है भाई, जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है। मैं पहली बार में ध्यान से पढ़ा नहीं चाहा, इस वजह से गड़बड़ हो गया। तो उसी तरीके से ए और बी दोनों सही है, तो ए और बी कहाँ पर सही हो रहा है भाई, फोर्थ ऑप्शन में सही हो रहा है। तो 45 का आपका क्या हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 46 पर आओ, क्या कह रहा है, 46 कह रहा है सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है। तो बताओ भाई सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है, तो सरसों के बीज से सबको पता होगा तेल ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 47 पर आ जाओ। 47 क्या कह रहा है, 47 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा उद्योग कृषि पर नहीं आधारित है, सबको पता होगा सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसका खोज किसने किया था सीमेंट का, तो जोसेफ से ही मैं याद किया हूँ कि सीमेंट को जिस शेप में छोड़ देते हैं वही आपका क्या हो जाता है, जोसेफ हो जाता है, ठीक है ना। इसी ये आपका पोर्टलैंड का था, वही उसी ने सबसे पहले सीमेंट को खोजा था, ठीक है ना। ये आपका खनिज आधारित उद्योग है ना, ये क्या है, खनिज आधारित आपका क्या है, उद्योग है, ना कि ये आपका कृषि पर आधारित उद्योग है, ठीक है ना। जबकि आपका कह सकते हो सूत उद्योग, चीनी उद्योग एवं जूट उद्योग, ये सब आपके क्या है, सूत उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये सब आपके कृषि आधारित है, ठीक। आपसे नहीं पूछा तो सीमेंट हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, 48 कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है भाई, समुद्र में भूकंप आना, समुद्र में भूकंप आना ही आपका क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण है, ठीक है ना। यह एक जापानी शब्द है, सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ आपका क्या होता है, जिसका अर्थ होता है समुद्री लहर, जिसका अर्थ क्या होता है, समुद्री लहर होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 49 जल्दी ही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 49 पर आ जाओ भाई। 49 क्या कर रहा है, कथन वाले हैं, तो कथन वाले हैं तो ऑप्शन पे भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कथन 1 कह रहा है कि ये आपका गतिशील वायु पवन कहलाता है। गतिशील वायु पवन, कुछ हद तक बात सही है। पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब बढ़ जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो उस हिसाब से पहला सही जा रहा लग रहा है मुझे, और दूसरा गड़बड़, बस मैं ऑप्शन पे जाकर थोड़ा और क्लियर कर पाऊंगा। तो 49, हाँ 49 का थर्ड ही होगा फिर उस हिसाब से, है ना। तो गतिशील वायु को, चलो एक बार फिर से रिपीट कर दें, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु का दाब बढ़ जाता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला सही है दूसरा गलत है। तो पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 49 का 3, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, और पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है ना। जो पवन होता है वो हाई प्रेशर से आपका कह सकते हो लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सही क्रम आपसे चुनना है, तो सही क्रम चलो बता देते हैं भाई, सही क्रम क्या होगा। सही क्रम आपका 50 है, ठीक है। तो अंतःग्रहण होगा, अवशोषण होगा, पाचन जी नहीं। अच्छा इससे मैं कह सकता हूँ निष्कासन एकदम लास्ट में होगा, तो निष्कासन तो भाई सारे ऑप्शन में लास्ट में ही है, तो ये नहीं होगा। अंतःग्रहण आपका जो होगा वो पहले होगा, तो अंतःग्रहण सारे ऑप्शन में क्या है, पहले। देखो फंसाया है भाई। और अंतःग्रहण के बाद होता क्या है, पाचन होता है। तो अंतःग्रहण के बाद पाचन, तो या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा और या तो चौथा ऑप्शन सही होगा। और पाचन के बाद अवशोषण होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, खाली आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भूलिएगा नहीं भाई कि सबसे पहले अंतःग्रहण होता है, फिर क्या होगा, पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, स्वांगीकरण और फिर निष्कासन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। भूलिएगा नहीं, कई बार मैं रिपीट कर दिया, ठीक है ना। चलो 50 हो गया। 51 पे आ जाओ। 51 क्या कह रहा है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो बताओ भाई, देश के बांधों को मंदिर किसने कहा था, तो ये कहा था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था, नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों मतलब कह सकते हो डैम्स को क्या बोला था, देश का मंदिर बोला था, है ना। डैम्स को क्या बोला था, देश का मंदिर कहा था, ठीक है ना। इन्हें
इन्हें कह सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 51। चलो 52 देखते हैं। 52 आपसे पूछ रहा विषम कौन है ना, ऑड कौन है। तो ये आपका विषम आपका क्या हो जाएगा, कैक्टस और नागफनी, यही आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। बाकी तो सब आपके सही हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल सब, और सब क्या है, सही है। क्योंकि अमरबेल एक, अच्छा अमरबेल जो होता है, एक मिनट इसमें थोड़ा सा रुकिएगा, नहीं सही है ना। 51 का आपका फर्स्ट ही वाला सही हो जाएगा, कैक्टस या नागफनी, ठीक है। ओके, ये आपका ऑड हो जाएगा। तो 51 का, 52 का फर्स्ट। नेक्स्ट 53 क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त आपका कौन सा सही है, ऑप्शन 3। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। 55 क्या कह रहा है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था रेने लेनेक ने। रेने लेनेक ने, जो आप कह सकते हो कि रेने लेनेक, जो कि आपका कहाँ के थे, तो ये आपके थे भाई फ्रांस के, है ना, फ्रांस के थे। इन्होंने ही स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था, है ना, बीपी वगैरह जिससे मेजर किया जाता है। अगला, राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 कहाँ गाया गया था। तो बताओ भाई, राष्ट्रीय गान सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता में गाया गया था, है ना। ये आपका कलकत्ता में एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। वहीं पर आपका ये जनगण मन जो है वो गाया गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसे लिखा किसने है, सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ठीक है। 56 पे आ जाओ। 56 आपसे क्या कह रहा है, 56 कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय मंदिर में से कौन सा ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत फेमस है आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा के पुरी में है ना, इसी को आपका ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसका आपका काले पत्थरों के कारण, इसका जो निर्माण कराया गया वो काले पत्थरों के कारण से कराया गया, इसी वजह से इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने कराया था, इसको राजा, आप कह सकते हो राजा नरसिंह देव ने, है ना, राजा नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था, कोणार्क के शिव मंदिर का, ठीक है। 57 पे आ जाओ भाई। 57 आपका ये रहा। 57 कह रहा है कौन सा कार्य करने पर प्याज की फसल बर्बाद हो जाती है। तो कौन सा कार्य करने पर पूछा जा रहा है कि प्याज की जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। प्याज की फसल न्यूनतम यूरिया है, तो बात सही है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बर्बाद करेगा नहीं। प्याज की फसल औसत सिंचाई करने पर ये भी बर्बाद नहीं होगा। प्याज की फसल में उगे खरपतवार सफाई करने पर इससे भी आपका जो होगा वो बर्बाद नहीं होगा। तो फिर चौथा ही ऑप्शन होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, एक बार चलो पढ़ लो भाई। क्या कह रहा है, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा कर दोगे तो सड़ जाएगा, वो कोई मतलब नहीं होगा, ये बर्बाद ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 58 पे आ जाओ। 58 क्या कह रहा है, अभिकथन है भाई, कारण है, चलो पढ़ लो अभिकथन और कारण क्या कह रहा है। चलो क्या कह रहा है, अभिकथन पढ़ो, पक्षियों के पंख को उनके उड़ने में मदद करता है, पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म करते हैं, एकदम सही बात है। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं, ये भी एकदम सही बात है। लेकिन क्या आर जो है वो इसकी व्याख्या कर रहा है, व्याख्या तो एकदम नहीं कर रहा है, क्योंकि खास कोई लिंक ही नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। तो 58 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो भी खोखली होती हैं, तो उनको उड़ने में बहुत मदद करती हैं, ठीक है ना। 59 पे आ जाओ। 59 क्या कह रहा है, नेत्रहीन, ये तो कई बार बता चुका हूँ, नेत्रहीन बच्चों के लिए किस लिपि में शिक्षा दी जाती है। तो आपका ब्रेल लिपि में दी जाती है, ठीक है ना। लुइस ब्रेल ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए, उसमें जो डॉटेड होते हैं वो उभरे हुए जो होते हैं वो कितने होते हैं, कई बार बताया है पिछली वीडियो में, देखते हैं कौन बताता है, कमेंट करना। 60 पर आ जाओ भाई। वर्धमान महावीर को के रूप में जाना जाता है, तो बताओ भाई किस रूप में जाना जाता है। तो जिन के रूप में जाना जाता है ना, महावीर को आप कह सकते हो कि जिन के रूप में जाना जाता है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म से इनका संबंध था, पता ही होगा आपका। अच्छा, और 2-3 बातें इनके बारे में जान लेते हैं। महावीर, जिनका मूल नाम आप कह सकते हो वर्धमान था, इनका जो मूल नाम था वो क्या था, वर्धमान था, है ना। इनके ये आप कह सकते हो आदिवासी प्रमुख एक सिद्धार्थ थे, मतलब आप कह सकते हो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है ना। और माँ का जो नाम था वो क्या था, त्रिशला था, है ना, त्रिशला था, भूलिएगा नहीं भाई, ठीक।
चलो अगला क्या कह रहा है, क्वाशरकोर और एक मेरमेस करके एक रोग होता है, वो किसकी कमी से होता है? तो काफी फेमस क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की कमी से होता है ना। ये आपका अपर्याप्त प्रोटीन के आप कह सकते हो सेवन से आपका क्वाशरकोर हो जाता है, ठीक है। मेरमेस भी एक रोग होता है। तो ये आपका 61 हो गया। चलो भाई 62 देखो, 62 पर आ जाओ, 50% पे हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। 62 ये रहा, क्या कह रहा है कि विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है? तो आप कह सकते हो क्योंकि ये आपका मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से विटामिन और खनिज लवण को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी आवश्यकता होती है मानव शरीर में वो थोड़ा सा कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो 62 का आपका जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। ये आवश्यक तत्व होते हैं लेकिन इनकी मात्रा सूक्ष्म जरूरत होती है, ठीक है। तो 62 का थर्ड। चलो भाई 64 पे आ जाओ, 63 पे आ जाइए। 63 क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है, किसमें होती है भाई? क्योंकि ये आपका क्या होता है, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। तो पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति होती है, क्यों? क्योंकि ये ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में क्या करता है, मदद करता है। तो 63 का आपका 4 हो जाएगा, EVS जिसे कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई 64 पे आ जाओ। 64 कह रहा है पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो मेनली आप कह सकते हो सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज की अगर जो बनी होती है तो आपका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर में मतलब सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर नहीं कर सकता, ये भी दिमाग में बैठा रही है। किसका पाचन मानव शरीर में नहीं हो सकता? सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है ना। चलो 65 क्या कह रहा है, 65 है आपका चुंबक किस धातु अधातु को आकर्षित करता है? तो बहुत ही आसान है, आपका लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को जो चुंबक है वो आप क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है ना, बोलिएगा नहीं। नॉर्थ और साउथ ये आपका अट्रैक्शन होता है, और सेम पोल अगर आ जाएगा नॉर्थ या साउथ तो क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। मतलब आकर्षित और प्रतिकर्षित करेंगे अगर जो अपोजिट सेम पोल आ गए, ठीक है। अगला क्या कह रहा है 66 कह रहा है ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? तो बताओ भाई, ठेला पीछे उठाकर जी नहीं, ढकेल कर नहीं, खींच कर। ठेला गाड़ी को अगर आप खींचोगे तो उसको चलाने में क्या होगा, आसानी होगी, क्योंकि घर्षण बल जो है वो कम लगेगा, ठीक है ना। चलो 66 का आपका थर्ड हो गया। 67 पे आ जाओ, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। 60 दौड़ते हुए आदमी में होती है, तो अगर भाई कोई आदमी दौड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। किसी वस्तु की गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो आपकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चलो 68 देख लो भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? तो बहुत ही जगजाहिर ये क्वेश्चन है, CO2 जो होता है वो आपका बहुत ही आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो मुक्त गैसेस होती हैं वो आपकी O2 होती हैं, और क्या होता है, जल होता है, ठीक है ना। और यूज जो होता है वो CO2 का होता है। चलो भाई कहाँ हो गए, 69 पे आ जाओ। 69 ये रहा, दांत के डॉक्टर, तो ये आपके दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चीजों को उन्हें बड़ा देखना होता है, ठीक है ना। दांत के डॉक्टर का दर्पण जो होता है वो अवतल होता है। अच्छा, और कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सुन लो भाई, पूछा जाता है सोलर कुकर में। किसमें किया जाता है, सोलर कुकर में भी आप अवतल दर्पण का प्रयोग करते हो। हजामत करते समय, मतलब जो नाई वगैरह यूज करते हैं, हजामत में भी होता है। गाड़ी के हेडलाइट में भी आपका कह सकते हो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। और डॉक्टर के द्वारा आपका नाक, कान, गला को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा होता है, ये जो जैसे गाड़ी जब चलाते हैं तो साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है, भूलिएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण साइड में जो लगा होता है उत्तल होता है। बाकी आपका सोलर कुकर में, और कह सकते हो हजामत बनाने में, और गाड़ी के हेडलाइट में, इन सब में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल का, ठीक है ना। आई थिंक जानकर अच्छा लगा होगा। चलो भाई 70 पे आ जाओ। 70 कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, कितने दिनों में लगाता है भाई? तो ये लगाता है आपका 27.32 दिन में आपका जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक उपग्रह है जिसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, या सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। 71 पे आ जाओ। 71 क्या कह रहा है, डूरंड रेखा का काफी फेमस क्वेश्चन है। तो डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में से खींची गई है ना। 2640
640, हाँ 2640 किलोमीटर की ये लगभग सीमा है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच सबको पता होगा रेड क्लिफ है, ठीक है ना, और भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, ठीक। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, 71 के बाद 72। थोड़ा सा समय इसी वजह से लग रहा है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बताना जरूरी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाए भाई। तो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कह सकते हो बढ़ता तो नहीं है, बढ़ता भी नहीं, घटता है, बट हाँ निम्न होता है, हाँ बिल्कुल। क्या होगा जब घटेगा, आपका कह सकते हो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय ताप जो होता है वो निम्न होता है। तो ये आपका 72 का आपका 4 सही हो जाएगा। वाष्पन के कारण, फिर से पढ़ देता हूँ, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका घट जाए और वायुमंडलीय ताप जो होगा वो भी क्या हो जाए, निम्न होता है, ठीक है ना। तो 72 का आपका 4 सही हो जाएगा। 73 पे आ जाओ भाई, ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं इसमें। 73 चलो देख लो। 73 क्या कह रहा है, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प आपको छांटना है। तो पौधों के संदर्भ में कह रहा है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, की जो जड़ें होती हैं बांधे रखती हैं। अगला क्या कह रहा है, मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाना, जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उर्वरक इनसे नहीं बनेगा। और क्या कह रहा है आपका, पशु पौधों को आश्रय, पशु जो है वो पौधों को आश्रय देते हैं, ऐसा एकदम नहीं होता है भाई। अगला क्या कह रहा है, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिससे हमको जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, ये बात सही है। तो देखा जाए ए और डी सही है, तो ए और डी आपका चौथा ऑप्शन सही है, मतलब 73 का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो 75। अगला है आपका बंगाल की हिस्ट्री से रिलेटेड, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था वो किया था विलियम जोन्स ने। किसने किया था, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपका सर विलियम जोन्स ने किया था। भारत की, हाँ ठीक है ना, हाँ इतना ही होगा। चलो भाई 74, 75 पे आ जाओ। 75 ये रहा हमारा क्वेश्चन। 75 चलो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद ठोस आपका क्रिस्टलीय होता है, और ये लेकिन ये अक्सर आपका कह सकते हो कि पाउडर के ही फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। और कपड़े धोने का पाउडर रासायनिक, और जो कपड़ा धोने वाला होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3, ठीक है ना। और ये बेकिंग सोडा आई थिंक होता है NaHCO3, है ना। गलत तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करना अगर जो गलत हो रहा होगा, वैसे गलत है नहीं, ठीक है। तो 76 का आपका 76 का आपका 4, 1 मिनट, 75 मैंने कहा ना, हाँ 75 का आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा ये आपका हो जाएगा, कह सकते हो कि सेकंड वाला ऑप्शन, 75 का सेकंड। 76 पे आ जाओ। चलो 76 कह रहा है पुष्प के जननांग आपसे पूछ रहा है। पुष्प के जननांग क्या है, तो ये आपके पुमंग और जायंग जो होते हैं ये आपके पुष्प के जनन अंग हैं। तो भूलिएगा नहीं भाई, पुमंग या फिर जायांग, ठीक है ना, ये आपके पुष्प के जनांग है, ठीक है। तो 76 का 4 हो गया। चलो 77 पे आ जाओ। 77 ये रहा आपका। 77 भी काफ़ी बड़ा लग रहा है यार ये तो, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा। चलो 77 देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण कराते समय आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। इन बच्चों की अवहेलना तो भाई एकदम सोचना भी मत। इन बच्चों को सहानुभूति भी नहीं देंगे हम। फिर क्या करेंगे, ऐसे परिवारों को बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल देकर नहीं, विशेष की जरूरत नहीं होती। ऐसे बच्चों के संदर्भ में सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति, हाँ ये आप काम कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो बच्चे आपका कह सकते हो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट में नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चों को संदर्भ सम्मिलित करें और सहानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण जो है वो आप करें। तो 77 का आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। चलो 78 देखो। 78 क्या कह रहा है, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन है। तो बताओ भाई सबसे उच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो भारत का तो भारत रत्न ही होगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। ये आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसे 1954 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना। चलिए 78 हो गया। 79 रिएक्टर पैमाने पर से अधिक का मान गंभीर क्षति पहुंचा सकता है। तो बताओ भाई भूकंप को मेजर करने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं, और किससे ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा क्षति होगी। तो 7 से ज़्यादा अगर जो आपका हो गया ये आपका पैमाना 7 से ज़्यादा, तो उससे बहुत ज़्यादा आपका खतरा हो सकता है, ठीक है। तो 79 का फर्स्ट हो गया। चलो 80 पर आ जाओ। 80 क्या कह रहा है,
80 है आपका, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है कब? जब, कब कही जाती है भाई? सभी घरों में रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। ये क्या, जब पानी मिलेगा तब कहाँ से कमी होगी? उन क्षेत्रों में केवल नलों से, ये भी नहीं होगा भाई। प्राप्त होने वाले पानी पीने व खाने के लिए असुरक्षित है। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाने के लिए, पकाने के लिए असुरक्षित है। कुछ हद तक बात सही लग रही है। प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं, तो वो जल की कमी माना जाएगा? ऐसे भी नहीं होगे भाई। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्राप्त होने वाले पानी व खाने को पकाने के लिए असुरक्षित अगर बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं ये पानी की कमी को दर्शाएगा। तो 80 का आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलो भाई 81 पे आ जाओ। 81 आपका क्या होगा? 81 ये रहा आपका। अभी ये कथन, दो कथन वाले हैं तो इनको ध्यान से पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं आपका। 81 कह रहा है भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, बात तो सही है भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और उष्मा उत्पन्न करता है, ये भी बात एकदम सही है। तो ए और आप कह सकते हो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो 81 का आपका कह सकते हो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। हमारे शरीर में जो भोजन होता है वो ऑक्सीजन से अपक्रिया कर कर अपघटित हो जाता है, उष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, 81 का 1 हो जाएगा। चलो 82 देखो। 82 आपका क्या है? 81 का 1 हो जाएगा। 82 आपका, चलो देखो क्या करा। नेक्स्ट, डब्बा वाला नाम किस शहर से संबंध रखता है? तो बताओ भाई, डब्बा वाला नाम जो है वो किस शहर से संबंध रखता है? तो मुंबई से होता है ना। तो डब्बा वाले मुंबई से जुड़े हैं। डब्बा वाले खाने के डिब्बे का वितरण और वापसी के लिए एक प्रणाली का गठन करते हैं। तो डब्बा वाला किससे संबंधित है भाई? तो मुंबई से है ना। ये बोलिएगा नहीं, अच्छा क्वेश्चन आ सकता है ये कभी कभार, है ना, थोड़ा सा है फनी लेकिन आ सकता है। 83 आ जाओ। 83 आपका क्या कह रहा है? उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी है ना, जो आप कह सकते हो स्किन से रिलेटेड बीमारियों को देखता है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। डर्मेटो का मतलब ही होता है त्वचा, है ना। डर्मेटो जहाँ भी आ जाए तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो 3 का 3 हो जाएगी। 84 चलो देखो। जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ पर होती है? तो बताओ भाई जैतून की खेती कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर क्षेत्र पर होती है। तो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर आपकी जैतून की खेती आपका होती है ना। और सबसे बड़े उत्पादक आपके जैतून की खेती के कहाँ है? तो आप कह सकते हो इटली में है, इटली में है, आप तुर्की में है, और मोरक्को, ग्रीस, यहाँ पर जैतून ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? आर्कटिक सर्कल कहाँ से गुजरता है? तो आर्कटिक जो सर्कल है वो आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरता है। बोलना नहीं भाई, साढ़े मतलब आप कह सकते हो 66.5 डिग्री से होकर आपका जो है आर्कटिक वृत्त जो है गुजरता है, या 2 ध्रुवीय वृत्तों में से एक है। बस इतना जानो, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। 86 पे आ जाओ भाई। 86 क्या कह रहा है? 86 रहा ये आपका 4 ऑप्शन। चलो देखो क्या कह रहा है। 86 कह रहा है कि सूक्ष्मजीव के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या बताओ भाई कौन सा सही है? सूक्ष्मजीव दलदल में पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। ये ऐसा नहीं भाई, हर जगह पाए जाते हैं ये, है ना। सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर, हाँ ये बात एकदम सही है। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव बिल्कुल अकेले में नहीं रह सकता, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत है। तो 86 का आपका 2 वाला ऑप्शन सही हो जाए। बस कूट वाला तो नहीं है, नहीं भाई नहीं था। तो 86 का आपका यही सही होगा कि सूक्ष्मजीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 86 का आपका 2। चलो 87 पे आ जाओ। दो भूमि के बीच के जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो दो भूमि के बीच जल पट्टी को जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जल संधि कहा जाता है। दो भूमि के बीच जो आपकी जल की पट्टी होती है, ठीक है, उनको क्या कहोगे? जल संधि। 87 का फर्स्ट। 88 पे आ जाओ भाई। 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे दूर होती है उस स्थिति को क्या होता है? तो एक होता है ना पेरिलियन और एपेलियन, ऐसे करके एक होता है ना, ऐसे करके बोला जाता है उसको। तो क्या बोलते हैं? जब दूर होता है भाई तो उसको अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर। और जब नजदीक होगा तो उसको क्या बोलोगे? उपसौर बोलोगे। बोलिएगा नहीं, दूर होने पर अपसौर कहा जाता है, ठीक है, और नजदीक होने पर उपसौर। किसको दूर और नजदीक? सूर्य जब पृथ्वी से दूर और नजदीक होगा, ठीक है, दूर पर अपसौर और नजदीक पर उपसौर। ठीक, चलो भाई 89 क्या कह रहा है?
राष्ट्रीय मार्ग और उनसे जुड़े हुए आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है भाई। तो ये आपका NH1 दिल्ली से अमृतसर सही बात है, NH2 दिल्ली से कोलकाता सही है, NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उस हिसाब से ऑप्शन की अगर जो बात किया जाए तो ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये बात जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो 89 का आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, चलो, और सबसे लंबा अगर जो पूछा जाए तो NH44 हो जाएगा। ठीक, 89 हो गया। चलो 90 देखो भाई, 90 क्या कह रहा है, 90 का आपका हो जाएगा, ये रहा आपका 90, बड़ा है थोड़ा सा। आपसे क्या पूछा है, सही कथन पूछा है। तो 90 देखो, कह रहा उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज, उर्वरता नहीं भाई, सब बहुत ज़्यादा अगर आप प्रयोग कर रहे हैं अत्यधिक तो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है उर्वरक को। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक बात सही है, लेकिन अगर जो आप जैविक खाद के, नहीं, ये बात एकदम गलत है भाई। आप इसका उल्टा होता तो सही था, उर्वरता बनाए रखने के लिए आप जैविक खाद प्रयोग करो उर्वरक के स्थान पर, तब सही था, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा है। अगला क्या करा, दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना, ये बात एकदम सही है ना, इससे उर्वरता मेंटेन रहेगी। उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता वृद्धि होती है, ये नहीं होता भाई, ऐसा नहीं है। और बड़े उर्वरक प्रयोग करोगे तो वो खतरनाक है आपका, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह। तो 90 का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, बीच में गैप दे देना चाहिए। 91 देखो, 91 क्या कह रहा है, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं, क्यों ऐसा होता है भाई? तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो उनकी जड़ें होती हैं वो सांस नहीं ले पाते, इस वजह से क्या होगा कि जो आपके पौधे होते हैं वो अधिक पानी देने से वजह से क्या होता है, मर जाते हैं। ठीक है, गमले वगैरह में। तो 91 का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 92। गुरुत्व बल का उदाहरण है। तो गुरुत्व बल मतलब ऊपर से कहीं ना कहीं चीजें नीचे आएंगी। तो देखो भाई किस में आ रहा है, हाँ देखो, सूखी पत्ती का नीचे गिरना, एकदम सही बात है। रेलगाड़ी ये सब, बंदूक गोली ये सब कोई मतलब ही नहीं है ना। ऊपर जब कह रहे हैं ग्रेविटेशन कह दिया तो ऊपर से नीचे ही होगा। तो 92 का 2। 93 पे आ जाओ। 93 कह रहा है कि गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं। तो बताओ भाई, गति की दिशा को कैसे बदल सकते हैं? तो बल की दिशा बदल दो, गति की दिशा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। घर्षण से कोई मतलब ही नहीं है, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका 93 का थर्ड ही होगा, क्योंकि बल आप जिस तरफ लगा रहे हो उसके अगेंस्ट लग दो, ऑटोमेटिक आपका बदल जाएगा। ठीक, तो 93 का आपका 3 हो जाएगा। चलो 94 देखते हैं। 94 ये रहा आपका, या अभी कथन वाले हैं, सॉरी कथन है, 2 कथन दिया हुआ है, सही करना है। तो ध्रुवीय भालू के बारे में कह रहा है भाई। तो ध्रुवीय भालू के बारे में कह रहा है कि ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। जी नहीं, ऐसा तो एकदम नहीं होता है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। ये बात थोड़ी सी सही मुझे लग रही है। ठीक है, तो उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, देख लो 4th वाला सही हो जाएगा। ए गलत है, परंतु आपका जो 2 है वो सही है। ये आराम करते हैं ध्रुवीय भालू जो होते हैं, ठीक है ना। तो आपका 94 का 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 पे आ जाओ। 95 क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को संचालित करता है। तो कौन करता है भाई, माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीन को संचालित करता है। तो ये करता है आपका, संचालित करता है इलेक्ट्रिक उपकरण, है ना। इलेक्ट्रिक जो उपकरण वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है, तो ये आपका करता है आपका इलेक्ट्रिक उपकरण, ठीक है ना। चलो 96 देखो। 96 आपका क्या कर रहा है, 96 है आर्द्रता। शब्द से आप क्या समझते हैं, आर्द्रता मतलब कह सकते हो नमी से रिलेटेड है। तो नमी कौन सा है, हाँ देखो हवा में नमी, यही आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी। 96 का 4। 97 आ जाओ। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती, ये कह रहा है। तो मकर जो रेखा वो फिलीपीन से होकर नहीं गुजरती, बाकी यहाँ से भी गुजरती है, यहाँ भी गुजरती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कह सकते हो कि फिलीपींस हो जाएगा, है ना। बहुत सारे देश होती है, गुजरती है, उनका नाम तो काफ़ी लंबा है, जानने की जरूरत नहीं, बस फिलीपींस जान जाओ कि यहाँ से होकर नहीं गुजरती, बाकी इन सब से होकर के गुजरती है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, है ना। तो 98 पर आ जाओ। 98 आपका, 97 का 4, 98 पे आइए। 98 क्या कह रहा है, सही उत्तर का चयन करना है। तो बताओ भाई 98
क्या कह रहा है, कुछ पौधों की पत्तियां कांटों के रूप ले लेती हैं, बिल्कुल सही बात है, जहां पर आप कह सकते हो कि मरुस्थल वगैरह होते हैं। अगला क्या कह रहा है, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है, ऐसा तो एकदम नहीं होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण करके मिट्टी के पौधों, हाँ ये बात एकदम सही है। तो दो बातें आपके सही है, ए और सी आपका ऑप्शन क्या है, 3 है। तो 98 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ए और सी आप पढ़ सकते हैं। पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं और जलें जो होती हैं ज़्यादा नीचे तक जाती हैं मरुस्थल में। ठीक, तो 98 का 3 हो जाएगा। और 99 पे आ जाओ भाई। 99 जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पूछा है। जूनागढ़ शिलालेख, सॉरी, जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा में था? तो जूनागढ़ जो शिलालेख था आपका संस्कृत भाषा में था, है ना। जूनालेख शिलालेख, जिसे आपका गिरनार शिलालेख भी कहते हैं। कौन सा शिलालेख भी कहते हैं भाई? गिरनार, है ना, भूलिएगा नहीं, गिरनार शिलालेख के रूप में जाना जाता है। ये संस्कृत से था, ठीक है ना। और ये रुद्रदामन प्रथम द्वारा एक चट्टान पर खुदा हुआ था, है ना, रुद्रदामन प्रथम। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जानते रहो कि संस्कृत में था। ठीक है, अगला तो 100 पे आ जाओ भाई। 100 ये रहा हमारा 100। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो बताओ अभी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि को ग्रहण किया था। 320 से 335 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। ठीक है, तो 101 हो गया। चलो भाई गुप्त, हाँ ठीक है, क्लियर है। 100 का 4। चलो 101 पे आ जाओ। 101 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो आपका क्या है? पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलो 102 पे आ जाओ। 102 कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित में से किन मित्र पर गमछा जहाज, है ना, तो हरियाणा से होकर नहीं गुजरेगी, काम खत्म। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी इससे भी गुजरेगी, ट्रिक से मैंने बताया दिया। झार में कभी हाँ नहीं आएगा मित्र में। चलो 102 का तीसरा। 103 पे आ जाओ। 103 क्या कह रहा है भाई? 103 है आपका, किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, जिसे IGIDR का उद्घाटन किया गया था? बताओ भाई, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन तो किया गया था 1987 में किया गया था। ठीक है ना। चलो 104 देखो, छठ पूजा के लिए निम्नलिखित छठ पूजा के गीतों का प्रसिद्ध गायिका तो कौन है भाई? छठ पूजा के प्रसिद्ध गायिका तो शारदा सिन्हा जो है वो छठ पूजा के लिए आपकी प्रसिद्ध गायिका है। ठीक है, तो 104 का 4। 105 पे आ जाओ। 105 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो भाई उड़ीसा में पाया जाता है ना। उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बॉक्साइट ज़्यादा पाया जाता है ना। उड़ीसा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। 106 पे आ जाओ। 106 क्या कह रहा है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो भाई सबको पता होगा, लाला लाजपत राय को जाना जाता था। ठीक है, इनको पंजाब केसरी या पंजाब का शेर या लाल बाल पाल में ये थे आपके तीनों नेताओं में से एक। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है? 107। 107 पे आ जाओ भाई। 107 कह रहा है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना होता है भाई? 15% होते हैं। कितना होते हैं? 15% से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो सबसे आपका क्या होगा? 15% से अधिक नहीं हो सकते। ठीक है, बोलिएगा नहीं भाई। 107 का 4। 108 पे आ जाओ। 108 बस खत्म की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद से रिलेटेड है कह रहा है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसे आप शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है ना। ये आपका अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का। ठीक है, भूलिएगा नहीं। 108 का 4 ऑप्शन। ठीक, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। 109 पे आ जाओ भाई। 109 ये रहा भाई। 10 क्वेश्चन और बचा 11। धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली और नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें कहा जाता है केशिकाएं कहा जाता है ना। तो धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्तवाहिकाओं में विभाजित होती हैं और ऊतकों तक पहुंचने पर और भी पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। तो 109 का दूसरा हो जाएगा। 110 साइमन कमीशन, भूलिएगा नहीं भाई। साइमन कमीशन जो हो जाएगा वो आपका कब भारत आया था? ऐसा कुछ है, तो भारत भेजा गया था 1988 में, सॉरी 28 में, क्या मैं बोल रहा हूँ, 1927 में चला था, 1928 में आपका भारत पहुंचा था साइमन कमीशन। ठीक है ना।
अगला, इसका बहुत तेज आपका प्रदर्शन किया गया था, विरोध किया गया था इसका, है ना, स्टेशन पर ही। 111 क्या है आपका, 111 कह रहा है आपका नीति आयोग का गठन, तो सबको ही पता होगा नीति आयोग का गठन आपका 1 जनवरी 2015, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। 111 का चौथा हो गया। 112 पे आ जाओ। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है ये नाम इसका, है ना। ये कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है ना। जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, शरावती नदी पर। अगला 113 पर आ जाइए। कह रहा है नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की याद में बनवाया गया था, तो बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उन्हीं की याद में आपका इंडिया गेट जो है वो बनाया गया था। और ये प्रथम विश्व युद्ध में लगभग मान के चलिए 80,000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए 114 इसी वजह से गांधी जी को क्या कहा जाता है, भर्ती कराने वाला सार्जेंट, क्योंकि वो बोले थे कि अंग्रेजों की मदद करो प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, ये जो कि गलत बात थी, ठीक है। चलो 114 पे आ जाओ। 114 क्या कह रहा है, एसडीआर जो है का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उनमें कितनी मुद्राएं होती हैं, तो बताओ भाई एसडीआर में कितनी होती हैं, तो ये आपकी 5 मुद्राएं, ठीक है ना। तो 114 का दूसरा सही हो जाएगा। 114 के बाद 115 पे आ जाओ भाई। 115 क्या कह रहा है, अलैंगिक प्रजनन एक प्रकार जिसमें जड़ों, पत्तियों, तनों और कलिकाओं से एक नए पौधे उत्पन्न होते हैं, वह कहलाता है, तो बताओ भाई क्या कहलाता है, तो वो तो कहलाता है वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है, ठीक है ना। जिसमें आपका नई अलैंगिक प्रजनन, ये आपका वानस्पतिक प्रजनन जो है वो आपका अलैंगिक प्रजनन है, या जिसमें जड़ों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे का जन्म हो जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 116 आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लें इसको। 116 ये रहा, हाँ 116 कह रहा है अनुच्छेद 19D संबंधित है, तो बताओ भाई अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है, तो संबंधित है आपका समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकते हो, है ना, 19D के अंतर्गत आप, ठीक। चलो 116 का हो गया आपका फर्स्ट। 117 पे आ जाइए। 117 क्या कह रहा है, 117 आपका इधर होगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है, तो बताओ भाई मोती का प्राथमिक संगठक कौन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मोती का आप कह सकते हो प्राथमिक संगठक है, ठीक है। तो 117 का दूसरा है। 118 पे आ जाओ। इबोला आपसे रिलेटेड पूछा जा रहा है, इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, तो प्राणघातक बीमारी होती है आपके इबोला, ये आपका विषाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है ना, इबोला वायरस कहा जाता है। अगला 119 आपसे कहा जा रहा है प्रस्तावना में, तो बताओ भाई प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, कब हुआ था, बताओ भाई ये काम, तो ये हुआ था आपका भाई 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था, ठीक है ना, उसी समय ये आपका जोड़ा गया था, ठीक। ओके चलिए नेक्स्ट, तो 119 का आपका चौथा सही हो जाएगा। तो 120 लास्ट पर आ जाइए। क्या कह रहा है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो खिलाफत आंदोलन हुआ कब था, तो आपका 1919 से 1924 के बीच, स्टार्ट 1919 में हुआ था, ठीक था ना। तो ये किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने, खलीफा जो पद है वो समाप्त हो रहा था, है ना, इसी वजह से ये आपका आंदोलन किया गया था तुर्की में, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल 80 क्वेश्चन, बच चुके हैं रात के 12। आपको मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मैं काफ़ी थक चुका हूँ, बट वीडियो रिकॉर्ड करके ही कल मैं आपको अपलोड करूँगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब लगभग हम लोग का पेपर आ ही चुका है, मान के चलिए आप लोग का, तो इस वजह से अब 2-3 प्रैक्टिस सेट और आएंगे। और अगर मुझसे चाहते कि मेरे अभी पास आपके टोटल 15 है ना, टोटल 20 प्रैक्टिस सेट था, तो आप चाहते हैं क्या मैं 5 प्रैक्टिस सेट जल्दी करा दूं, 2 से 3 मतलब एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट दे दूं, या एक दिन में जितना